हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। मैं अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस है हमारी और पॉलिटिक्स। इसमें ही आपका हम लोग दो लेक्चर तक मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाली कहानी हमने इस लेक्चर के अंतर्गत कर ली थी। हम चुनावी राजनीति जो है उसको आपका समझेंगे और उसका समझने का आपका जो प्रयास है वो हम करेंगे। ठीक, और उसी को हम लोग इसमें गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे अध्याय 1 में हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। यानी लोकतंत्र में कुछ भी यह संभव नहीं है और ना ही जरूरी है कि भैया लोकतंत्र है तो सीधे लोग सब शासन करें, कि आज एक महीने आप एमपी बन जाइए, एक महीने कल तुम एमपी बन जाइए। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है। कैसा है? जो उनके अपने प्रतिनिधि हैं, अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि लोकतंत्र के प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। शुरुआत में समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों के चुनावी प्रतिद्वंद में किस तरह लोगों को लाभ पहुंचता है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन चीजों के कारण कोई चुनावी लोकतांत्रिक होता है। इसके सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर कर पाएंगे कि भैया कौन से ऐसे चुनाव हैं जो आपका डेमोक्रेटिक हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन आपका डेमोक्रेटिक आपके चुनाव है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव कौन से हैं, उनके बीच अंतर कर पाएंगे। इस अध्याय के बाकी हिस्सों में हम पैमाने के आधार पर भारत में हुई चुनावी मूल्यांकन करेंगे और इस क्रम को हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक नजर डालेंगे। हमारे चरण में सवाल पूछेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अध्याय के अधिकार में सवाल पर विचार करेंगे। भारत में हुए निष्पक्ष चुनाव के स्वतंत्र ढंग से हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करेंगे अयोग्य और इस भूमि पर आपका विचार करेंगे। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख लेंगे और आपका बात करेंगे। ठीक, अब है चुनाव क्यों। मैं आपसे पूछूं कि भैया चुनाव क्यों जरूरी है या देश में चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या है। चलिए पहले आपके बताइए कि आप जहां रहते हैं, आपके गांव आपके शहर में कौन कौन से चुनाव होते हैं। चलिए कौन बच्चा बताएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि आपके यहाँ चुनाव कौन कौन से होते हैं। आप देखिए, चलिए हमारे यहाँ एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और बीडीसी के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं। ठीक, ये और भी चुनाव है लेकिन ये चुनाव भी होते हैं। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा के चुनाव आधी रात के बाद समय भीड़ उत्सुक शहर के चौराहे के पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिलाना रहता है कि नेता अब बस आने ही वाले हैं। जब कोई गाड़ी नेता के वहां से गुजरती है तो लोग नेता को देखने की उम्मीद में खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा नेता आ गया। ये पहले मैं आपको हरियाणा में चुनाव से पहले आपको नेता के बारे में उत्सुकता के विषय में पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको आगे पढ़ सकें। ठीक, और यह नेता देवीलाल हरियाणा के संघर्ष समिति के प्रमुख हैं जो गुरुवार को रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता ने आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीने से वे लगातार आपकी जनसभाएं कर रहे हैं।
और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज हमने इसमें देखी। अब देखिए, हरियाणा में 1987 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है कि राज्य में 1882 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक युद्ध का नेतृत्व किया और लोकदय नामक अपनाई गई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया और अपने चुनावी प्रचार में देवीलाल को कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो किसानों और छोटे व्यापारी का कर्जा माफ कर देगी। किसकी बात कर रही है? माफी की। किसान और छोटे किसान का जो भी कर्ज है उसको माफ करने की बात कर रही है। उन्होंने वादा किया कि उन्हें यह सरकार का पहला कदम होगा और साथ में उन्होंने यह भी प्रॉमिस किया कि सबसे पहले सरकार का काम क्या होगा कि वो लोगों का जो कर्जा है वो आपका माफ करे या उनको देखे कर्ज। लोगों की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्हें लोकदल और उसके सहयोगी दल के पक्ष में जमकर वोट दिया गया। लोकदल और उसके सहयोगी दल पार्टियों को राज्य विधानसभा में 90 सीटें में से 76 पर जीत दर्ज हुई। कितने जीत ली? 76 आपका सीट जीत ली आउट ऑफ 90। लोकदल अकेले ही 60 दल जीती। कुछ गठबंधन के बाद ही लोकदल अकेले 60 दल जीती। उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 5 सीटें लगी। 90 में से 76 गठबंधन की थी, जिसमें 60 उन्होंने स्पष्ट पाई, 5 किसके हाथ लगी? कांग्रेस के। तो 76 प्लस 5 कितना हो गया बताइए? 81। बाकी जो 9 सीटें थी वो अन्य, जो आपके निर्दलीय और जो अन्य पार्टी थी, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। ठीक। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नया मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने के लिए निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तत्काल बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया कि छोटे किसान, खेतीहार, आपके मजदूर, छोटे व्यापारी बकाया ऋण को माफ कर दिया जाएगा। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में एक बार फिर उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। क्या है? समर्थन आपका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतकर सरकार बनाई और अगली बार कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। तो देख रहे हो, पहले लोकदल ने सरकार बनाई, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई। तो ये प्रोसेस, प्रक्रिया है लोगों का, जो लोग जिसके आधार पर मत देते हैं, वोट देते हैं और अपने नेताओं को चुनकर भेजते हैं। तो इतना आपने पढ़ा। अब तक इस चुनावी माहौल में आपको कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। वो कौन कौन सी थी जो आपको लगा ये चीजें हमने इसमें पढ़ी? देखकर, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देश हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए जहां चुनाव होते हैं। हम यह जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहां चुनाव होते हैं, पर हम चुनाव को जरूरत क्यों होती है? खैर ऐसे नहीं है, और हमें आपको चुनाव क्यों होते हैं? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर आप रोज साथ बैठते हैं तो हम सारे फैसले मिलजुल कर लेते हैं, तब चुनाव लोगों के शासन की संभव है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है कि बड़े समुदाय
ऐसा करना आपका संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर किसी के मसले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। कि हर जगह सीधा चीजें हों ऐसा नहीं है, लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधि का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। इसके आधार पर शिक्षा और ज्ञान के बेसिस पर हम लोग चुनाव कराते हैं। ज्यादा अनुभव, ज्यादा ज्ञान तय करने में थोड़ी परेशानी आती है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है फिर भी ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसी फिर भी नहीं रह जाती। लेकिन यह फिर भी हम इस व्यवस्था में लोकतंत्र कहते हैं। हम यह कैसे पता करें कि लोकतंत्र का प्रतिनिधि पसंद या नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करें कि प्रतिनिधि लोग इच्छा के अनुरूप ही शासन करेंगे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे जो प्रतिनिधि लोगों की पसंद ना हो वे अपने पद पर बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिनसे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने वाले बड़े फैसले वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उनके द्वारा बनाए गए कानून की दिशा निर्देश करने वाली पार्टियों का जो चुनाव है वो कर सकते हैं। तो ये सारे काम ये इसमें अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपका चुनाव होते हैं, उनके क्या महत्व है आप देखिए। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है? आप कैसे कहोगे कि कोई चुनाव आपका लोकतांत्रिक है या नहीं? उसके आधार क्या है? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। 100 चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने में हमारे क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव मानते हैं। आइए वह सीख सबक को याद दिला सकें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरत न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बातों को शुरू कर सकें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर कोई अपना वोट गिर सके और हर किसी व्यक्ति का मत का समान मूल्य हो। चाहे कोई प्रधानमंत्री वोट गिरे, आप वोट गिरें, सबका इक्वल वोट है, इक्वल राइट से एक जगह होते हैं, सबको समान। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। चाहो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहता है। नया चुनाव कुछ वर्षों के लिए जरूरी कराना चाहिए। चौथा, लगता है जिन्हें चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, जिन्हें लोग समुचित अपनी इच्छाओं से व्यक्त चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल सी लगती हैं, लेकिन अनेक देशों में जहां चुनाव में इन शर्तों को पूरा किया जाता है
इस अध्याय में हम चुनाव के भी ये शर्तें लागू करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे चुनाव में लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम इसको? आपका लोकतांत्रिक कह सकते हैं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी इच्छा कह रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज है? कह रहे जो पॉलिटिकल जो आपस में कंपटीशन होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंद रहते हैं, क्या वो अच्छा है या बुरा? तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कुछ इसके सकारात्मक भी हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं। ठीक, तो उनको भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले चुनाव को लोकतांत्रिक मान्य बनाने के क्या आधार हैं, तो इन आधारों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, तो ये सारे तरीके आपके चुनाव के माध्यम के होते हैं जिनमें चुनाव जरूरी है। अच्छा, प्रतिद्वंदी का मसला हम लोग देखेंगे, कैसे प्रतिद्वंदी होते हैं, कैसे उन चुनाव में स्पष्टता होती है। आप बताइए, क्या चुनाव में राजनीति जरूर थी या नहीं थी? तो इस तरीके से ये राजनीतिक प्रतिद्वंदा का जो मसला है हमारे सामने बड़ा स्पष्ट पड़ता है और बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको दिखाई भी देता है और हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को हमने देख लिया है, बात करी है। बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदा अच्छी है? अच्छी तो इसलिए है क्योंकि हर बार नई पार्टी के नए कैंडिडेट को मौका मिलता है, और गलत इसलिए कि जिससे राजनीतिक अस्थिरता आती है, बड़े पॉलिटिकल फेल बदर होते हैं, और ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो है फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।